हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक खुशखबरी है। एक्चुअली ये 6 तारीख को ही आ गया था, चूँकि हम थोड़ा लेट से बता रहे हैं क्योंकि डाटा तो था लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी हो रही थी, इसलिए हम बता नहीं पा रहे थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 2100 वैकेंसी लाया है। सचिवालय सहायक का 2100 वैकेंसी लगाया है। तो जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, भाई बिहार सरकार में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, उनका ये सपना पूरा करने जा रहा है। बहुत समय के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये वैकेंसी आई है, तो बहुत एक्साइटमेंट है। तो हमने पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया बिहार एसएससी के साइट से, और इसको हम आपके पास लेके आए हैं ताकि इसे जान लीजिए। जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पीसीएस की, तो उनके लिए ये भी एक सुनहरा मौका है ज्वाइन करने का, जो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है। तो ये है स्नातक स्तरीय पदों की नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली तृतीय स्नातक संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन है ये। बिहार एसएससी सीजीएल 3, ठीक है। तो ये परीक्षा है बिहार एसएससी की वेबसाइट पे, ये आवेदन है। आवेदन का प्रारंभ होने का जो शुरुआत का तिथि है वो है 14 अप्रैल को ये शुरू होगा, और अंतिम तिथि है 17 मई को। 17 मई को आवेदन करने का लास्ट तिथि है, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी बीपीएससी का सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें उसकी जो भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं वो सारा का सारा इसमें यूजफुल होने वाला है। और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग डिस्कस इसमें करेंगे। तो इसमें पहले हम लोग कोटिवार वैकेंसी देख लेते हैं कि पहले वैकेंसी क्या है। तो इसमें थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि थोड़ा सा और ठीक से दिखेगा। तो ये थोड़ा दिख रहा होगा। सचिवालय सहायक है, सामान्य प्रशासन विभाग, लेवल 9 का इसमें सैलरी है। स्नातक इसमें योग्यता चाहिए, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और उसके समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें जो सीट है वो है 558 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 136 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन जो होता है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, एक्चुअली ये जनरल कैटेगरी में 10% सीट दिया जाता है, तो ये वो वाला ईडब्ल्यूएस का सीट है। तो वैसे जनरल कैटेगरी के लोग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, जो उसकी पात्रता को पाते हैं, जिनका इनकम एक खास लेवल से 8 लाख से शायद नीचे है, अगर उनका सालाना इनकम है, तो अपने बच्चों का, अपने मतलब जो लोग भी हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और ये बहुत फ़ायदा करता है, चूँकि इसका कट ऑफ अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ईडब्ल्यूएस में 136 सीट है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 154 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 264 सीट है, अनुसूचित जाति में 201 सीट है, और अनुसूचित जनजाति बिहार में बहुत ही कम है। तो यहाँ पे सचिवालय सहायक में नहीं है। टोटल सचिवालय सहायक का पदों का संख्या 1360 है, जिसमें वुमेन्स के लिए जो 35% आरक्षण मिलता है, क्षैतिज आरक्षण, ये है वुमेन का। जनरल कैटेगरी में 191 है। आर्थिक रूप से कमजोर में भी वुमेन का अगर है तो उसमें 37 है, और टोटल वुमेन का अगर देखें तो 460 वैकेंसी है टोटल वुमेन का। तो वुमेन के लिए जो मतलब हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो हम लोग तो वैसे कैंडिडेट का प्रिपरेशन करवाते हैं जिनको कोचिंग जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि उनको ये फ़ायदा मिले, उनको नौकरी मिल जाए। उन्हें नौकरी चाहिए, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, तो उनको नौकरी चाहिए, तो ये मिले। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कब कैसा वीडियो, कौन सा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि हम लोग जैसे ही बीपीएससी का पीटी, हालांकि बीपीएससी के लिए जो भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं वो सारा का सारा इसमें कंटेंट बेनिफिशियल है, बेनिफिट उसका कंटेंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई करें। और जैसे ही आप पीटी देंगे उसके बाद मेन इसके लिए लग जाना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी तैयारी रहेगा, और इसके लिए लगातार हम लोग को लग जाना है। थोड़ा वैकेंसी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपका ये है योजना सहायक, ठीक है। योजना विकास में ये भी लेवल 7 का है। लेवल 7 मतलब अच्छा सैलरी मिलेगा आपको, लगभग 53-54 हज़ार 55 हज़ार तक शुरुआत में सैलरी मिल जाएगा। 34% तो अभी ही डीए हो गया है, और जब तक आपका नौकरी लगेगा मेरे ख्याल से वो लगभग 40% के आसपास तक वो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है इसमें। स्नातक पे ये भी है, और इसमें भी अच्छा खासा सीट है, आप देख लीजिए। आप 49 सीट है आपका अनारक्षित में, और टोटल 125 सीट है, और इसमें भी वुमेन्स के लिए क्षैतिज आरक्षण जो है वो तो है। उसके बाद मलेरिया निरीक्षण, ये भी 7 लेवल का है जॉब, और ये स्वास्थ्य विभाग में होता है, और इसमें आपका टोटल सीट 74 है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डाटा एंट्री का लेवल 6 का है। उसके बाद आपका ये अंकेक्षण का है, लेवल 5 का। तो ये टोटल जो वैकेंसी है, ये यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको दिखेगा। ये टोटल वैकेंसी आपका 2187 है, जिसको कोरिजेंडम ला के, मतलब कि 7 तारीख के डेट में कोरिजेंडम ये आया, ठीक है। तो ये कुल पदों की संख्या इसमें 2187 ही किया गया है, और कोरिजेंडम में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो
तो पहले अभी चलते हैं, अभी दिव्यांग का डेफिनेशन जो दिया हुआ है वो तो है। तो दिव्यांग लोग जो हैं वो किस तरह के हैं, VI का क्या मतलब है, DD का क्या मतलब, ये सारा कुछ है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप एग्ज़ाम ही नहीं दे सकते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो क्या कह रहा है, अंतिम तिथि तक, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम, मतलब लगभग आपको स्नातक होना चाहिए। ये फॉर्म आपको भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें परसेंटेज का कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 50% या 60% या 45% होना चाहिए, आप बस स्नातक हैं, आप एलिजिबल है इस फॉर्म भरने के लिए। तो जिनका स्नातक में किसी कारण से कभी तबीयत खराब हो गया है, किसी चीज़ में फंस गए थे, एग्जाम में कम मार्क्स आ गया तो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, लेकिन ये एग्जाम वो अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके आगे हम लोग और भी चीज़ देखेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि वैसे लोग जिनका एज एक्सपायर कर गया है आज के डेट में वो भी फॉर्म भर सकते हैं कैसे। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का और भी वैल्यूएबल वीडियो आपको टाइम पे मिले और आपको पता चले कि क्या कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे। और ये सिर्फ बिहार स्टेट के लिए ही नहीं है, चूंकि ओपन है, पूरे इंडिया भर के लोग इसको भरेंगे, बस उनको सामान्य कैटेगरी में माना जाएगा। तो सामान्य कैटेगरी में भी कम सीट नहीं है, सामान्य कैटेगरी में भी 1360 सीट है, तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी आरक्षण की बात देख लें तो आरक्षण आवेदन, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय नियत प्रदिष्ट के अधीन अंगिक आरक्षण का दावा करने पर ही परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर दावा आप नहीं करते हैं तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, और आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। ये लाइन आप देख लीजिए यहाँ पे, इस नियम के अधीन आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही दे है। बाहर के लोगों को जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा जैसे बाकी सारे स्टेट्स में होता है, इसमें कोई नया बात नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का नंबर एवं तिथि, निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम, पद अंकित करना आवश्यक है, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी आपको 10 दिन टाइम है, ऑलमोस्ट 10 दिन टाइम है, तो 14 तारीख से शुरू होने वाला है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप ये निर्गत करवा लीजिए पहले ही। अंतिम तिथि से पहले आप आराम से निर्गत करवा सकते हैं, निर्गत करवा के रख लीजिए। वैसे भी आजकल जो आपका ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो बन रहा है वो बार कोड उसमें रहता है, तो कभी भी रीड किया जा सकता है, तो एक बार आप बनवा लेंगे। अगर बनवा के रखे हुए हैं तो अच्छी बात है। आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण भरते वक्त एकदम सुनिश्चित होकर भरेंगे, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो आपका कैरियर इस पे दांव पे लगा हुआ है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र के दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार आप डाल दिए तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही सोच समझ के इस फॉर्म को डालना है, और उसके चेंज पे कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र। जाति की श्रेणियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, संबद्ध प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहले ही बनवा के रख लीजिए, जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचन, इसमें अस्थायी निवास इसमें चाहिए, एवं नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होता है वो चाहिए होगा, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय, यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तभी ही आपके पास ये नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फॉर्म भरने से पहले इसको प्लीज़ 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 बनवा लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। बहुत साल के बाद आया है वैकेंसी, और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप सचिवालय सहायक में सेलेक्ट होते हैं तो आपको पटना में काम करने का मौका मिलेगा, या अच्छे जगह पे ऑफिस वाला काम करने का मौका मिलेगा, और बहुत ही अच्छा जॉब है। हमारे कुछ फ्रेंड इनफैक्ट है जो बहुत साल से ज्वाइन किए हुए हैं, बहुत साल पहले जो 2014 में 13 में आया था, 14 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय के ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत ही अच्छा रेस्पेक्टफुल जॉब है, इसलिए ये मौका छोड़ना नहीं है। अगर आप सही में उम्मीद करते हैं, एक इच्छा रखते हैं सरकारी नौकरी का, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जिसकी निर्गत संख्या तिथि सहित ऑनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना है, क्योंकि आपके पास नहीं रहेगा तो आप भरेंगे कैसे फॉर्म, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 1 वर्ष से अधिक पुराने
अधिक पुराने क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में घोषणा करना पड़ेगा अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो। उसके बाद काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र स्वघोषित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपका आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर जो है ना वो पिता के नाम से होना चाहिए, जैसे सारे एग्जाम में बिहार का होता है वैसे पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आपका जो प्रावधान है, ठीक है ना, वो उसका जो 36 आरक्षण दे है वो तो मिलने वाला है। उसके बाद आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी है प्रोविज़न है। तो ये सब चीज़ तो जो जनरल जो बाकी बीपीएससी एग्जाम में होता है वही है। मेन है जो शैक्षणिक योग्यता है। और उसके बाद आप आ जाइए आपका सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार अधिसूचना द्वारा आलोक में ये ट्रांसजेंडर्स व्यक्तियों के पिछड़े वर्ग में मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक कक्षा में ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी भी दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्र वार नंबर तिथि निर्गत करने के वाले सक्षम पदाधिकारी का पद आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। मतलब कि सारा का सारा सर्टिफिकेट कोई भी आप दावा कर रहे हैं वो सही होना चाहिए और वो मुख्य परीक्षा के आवेदन के यही विवरण अंकित रहेंगे। और मुख्य परीक्षा का जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो भी यही विवरण रहेगा। और सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक निर्गत होना अनिवार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पहले भी बोला कि सभी प्रमाण पत्र आपके एग्जाम के लास्ट डेट से पहले, एग्जाम के नहीं, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले का निर्गत होना जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। मतलब कि देखा जाएगा कि 1/8/2021 को आपका जनरल कैटेगरी में है तो 37 साल हुआ कि नहीं, आरक्षित महिला में है तो 40, अनारक्षित महिला में है तो 40 है कि नहीं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा और ये महिला पुरुष जो भी है अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में 40 साल है कि नहीं अनुसूचित जाति में, मतलब ये इस डेट से काउंट किया जाएगा। लेकिन परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/15 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, मतलब 1/8/2015 में जो उस समय वैकेंसी के समय जो अधिकतम उम्र सीमा था वो धारण करते हो एवं उक्त तिथि तक उनका शैक्षणिक योग्यता हो, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 1/8/15 तक में अगर कोई एलिजिबल था 1/8/15 को, अगर उसका एज बचा हुआ था 1/8/15 को और उसका मतलब ये क्रॉस नहीं किया था, उस समय जो एज का निर्धारण हुआ था उस समय क्रॉस नहीं किया था और उसने स्नातक 1/8/15 से पहले पूरी कर ली थी, वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर कट लिखा हुआ है। वो भी उम्र की सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्र संख्या 212 दिनांक 23/1/6 के आलोक में इस परीक्षा के पात्र होंगे। उसके अलावा ये दे देता है कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग इतना के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/16 के अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगी। तो इसके अनुसार उम्र सीमा की काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो ये 1 साल 5 साल तो फर्दर रिलैक्सेशन है। उसके बाद आपको 1 साल और मिल रहा है, तो ये सफिशिएंट टाइम है। मतलब कि जिनका एज भी निकल रहा है या उस टाइम में वो एलिजिबल थे वो भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 2014 के बाद जो लोग भी 2014-15 तक जो लोग भी 15 आधा 15 तक जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सारे के सारे लगभग एलिजिबल है। इनफैक्ट उसके बाद तक के सारे लोग एलिजिबल हैं। जिनका एज निकल गया है, ग्रेजुएट उस समय के थे और एज निकल गया है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर नौकरी उस समय तक नहीं हुआ तो उनको नौकरी मिलने का चांस है। अब बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहा है उसको जो छूट मिलता है वो छूट अगर वो लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी ब्रेक का अगर सरकारी नौकरी किया है बिहार सरकार में तो उसको 5 वर्षों तक का छूट मिलेगा। लेकिन निरंतर 3 साल तक उसका नौकरी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें और है कि सरकारी सेवक को अगर छूट मिलता है तो उससे जो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि उसको छूट मिलना चाहिए क्योंकि वो लगातार 3 वर्ष तक सेवा किया है। तो ये भी सब इसमें मेंशन है। उसके अलावा सरकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र संख्या 524 दिनांक 13/1/22 के आलोक में
आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने हेतु बिहार के राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। ठीक है, अगर आप बिहार सरकार के किसी भी स्तर के कर्मचारी हैं और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो याद रखिए कि इसी को नहीं, किसी भी बिहार सरकार के नौकरी में जाना चाहते हैं तो आपको अधिकतम 3 अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन जो लोग नहीं नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार में, वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी उनके पास है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है परीक्षा शुल्क आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका परीक्षा शुल्क आ जाता है। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पूर्व सभी जाति के लिए 540 है, अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 है, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 है, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 है, और बाहर के कैंडिडेट्स के लिए, जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये आपका 540 है। तो ये परीक्षा शुल्क हो गया। उसके बाद वो आपको ऑनलाइन करना है, परीक्षा शुल्क ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन करने के माध्यम 14/4/22 से लेके 15/5/22 तक है। देखिए एग्जाम का लास्ट फॉर्म का लास्ट भरने का डेट जो है वो 17/5 है, लेकिन पेमेंट करने का 15/5 है, 2 दिन पहले है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप लास्ट डेट को पेमेंट करने जाएंगे और उसी दिन फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब परीक्षा का प्रकृति क्या होगा, तब ये वस्तुनिष्ठ होगा, और अगर 40,000 से फॉर्म ज़्यादा गिरेगा तो डबल परीक्षा होगा, यानी पीटी मेंस दोनों होगा। तो जाहिर सी बात है, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था 7-8 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था, इस बार 25 लाख 30 लाख से कम तो फॉर्म गिरना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी कम नहीं है, लगभग 2200 के आसपास वैकेंसी है, तो कंपटीशन भी कम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग लगातार इसके लिए अपडेट्स देते रहेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारा का सारा कुछ हम लोग डिस्कस इसमें करते चलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसमें जो 5 गुना इसका वैकेंसी का लेता है, तो मोटा मोटी 2200 के आसपास है, तो 5 गुना 11,000 के आसपास मान के चलिए, लेकिन 1,000 2,000 3,000 ज़्यादा ही लेगा, तो 14-15,000 के आसपास इसका रिजल्ट देगा पीटी का। उसके बाद इसमें सिलेबस जो है पीटी का वो सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, और मानसिक क्षमता का जाँच है, मतलब जो रीजनिंग का पार्ट आ जाता है। अब इसमें देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा 150। ठीक है, और हर अंक के लिए 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, और 4 नंबर एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हो जाता है तो कितना कटेगा, आपका 1 नंबर कटेगा, यानी 25% निगेटिव है। 25% निगेटिव है इसमें। तो 25% निगेटिव का ये मतलब होता है भाई कि क्वेश्चन आता है वही बनाना है, लेकिन तब भी इसका कट ऑफ 70-75% से कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इसलिए मेहनत कम नहीं करना है। और इसके साथ ही इसमें ये ओपन बुक एग्जाम होता है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब होता है कि अच्छा, ये 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, मतलब कि 135 मिनट का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होगा, और 4 मिनट का 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 600 नंबर का होगा। अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स चला जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए, हर 4 नंबर पे 1 नंबर कट जाएगा अगर गलत होगा तो आप एनसीईआरटी का बुक ले जा सकते हैं। ओपन बुक एग्जाम होता है, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। कोई भी आप एसपीडी, लूसेंट, प्रतियोगिता दर्पण, ये सब तरह की बुक, गाइड बुक नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, अब सिलेबस जो है वो देख लीजिए। सामान्य अध्ययन में जो हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, ये सब कुछ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, यही सारा कुछ है। ठीक है ना, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं, लिपि, खेल कूद, ये सारा कुछ है। उसके बाद आपका भारत के पड़ोसी देश जैसे हो गया, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, भूगोल हो गया, पंचायती राज से अच्छा खासा सवाल रहता है, पंचवर्षीय योजना, ये सब कुछ इसका सिलेबस है। और सामान्य विज्ञान और गणित में मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल जो हम बता रहे थे। उसके बाद गणित में ये एरिथमेटिक से ही क्वेश्चन रहेगा अधिकतर। ठीक है ना, इसमें प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सब कुछ इसमें सवाल रहेगा। उसके बाद मानसिक स्तर की जो है वो जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपको सादृश्य, समानता, विभिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृष्टि, स्मृति, विभेद, आलोक, संबंध, अवधारणा, अंक, गणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, इस सब से क्वेश्चन, मतलब बहुत टफ नहीं रहता है क्वेश्चन। हम लोग इस सब का प्रैक्टिस करेंगे हमारे इस सीरीज में। सबका सब क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से पूछा जाए क्वेश्चन, क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारा का सारा टॉपिक। इनफैक्ट जो हम लोग बीपीएससी के लिए लूसेंट तो पढ़ाना शुरू ही कर दिए हैं, विवाद प्रोनोना पढ़ा चुके हैं, उसके बाद स्पीडी से पढ़ा चुके हैं, उसके बाद स्पर्धा से पढ़ा चुके हैं। तो सारा का सारा कंटेंट आपको बेनिफिशियल होने वाला है। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये फ़ायदेमंद लग रहा हो कंटेंट तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इंकरेजमेंट मिलता है हमें। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी का 40% है, पिछड़ा का 36.5 है, और अत्यंत पिछड़ा का 34 है। और ये हालांकि है बेंचमार्क है, ठीक है, लेकिन इतना पे सिलेक्शन नहीं होगा। 70-75% मान के चलिए कि आपको सिलेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद आवेदन, अंतिम आवेदन जो हम लोग पहले देखे 14 तारीख से शुरू होगा, 14 अप्रैल से, अभी 14 अप्रैल से, और 17 मई तक
का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा। और BSSC देखिए वेबसाइट देख लीजिए, https://bssc.bihar.gov.in पर आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे फॉर्म भरेंगे। 14 तारीख के बाद वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी है। अगर किसी को चाहिए एडवर्टाइजमेंट तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका टेलीग्राम पे डाल देंगे, अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे। वहाँ से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम, वहाँ से आप डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भरेंगे ना, ये प्रॉपर नाम, मैट्रिक के हिसाब से नाम, अपना पिता का नाम, माता का नाम, सारा कुछ डिटेल उस हिसाब से भरेंगे। कैटेगरी भी प्रॉपर अच्छे से भरेंगे, क्योंकि एक गलती और आपका नौकरी मिलने का जो चांस है वो ख़त्म। सबसे ज़्यादा गलती हम लोग क्या करते हैं, बिहार के बच्चे क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन ही, ये फॉर्म ही गलत भर देते हैं। ठीक है, तो अभी केस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचिए, अच्छे से भरिए फॉर्म, और उसके बाद उम्मीद कीजिए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। फोटो साफ होना चाहिए, सेल्फी वेल्फी लेके मत डालिएगा भाई, ठीक है। वो जाके स्टूडियो में खिंचवा लीजिएगा, पूरा कानून दिखना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और क्लियरिटी होनी चाहिए, नया फोटो ही लगाइएगा, पुराना फोटो मत डालिएगा। इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अभ्यर्थी सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो ये सारा इनफैक्ट आप अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लास्ट डेट से पहले ही बनवा के रख लेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने समय उनके पास सभी प्रमाण पत्र ये मूल रूप से उपलब्ध हो। मतलब फॉर्म जब भर रहे हैं उस समय आपके पास सारा मूल रूप से ये प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। और एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये सब जो दिया हुआ है, कोई पैरवी और भी भाई नहीं चलेगा, ठीक है। पैरवी करवाएंगे तो आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर अपलोड करना है, रंगीन फोटो अपलोड करना है, पुराना फोटो नहीं अपलोड करना है। और सबमिट करने से पहले प्रीव्यू का एक बटन आएगा, उसको दबा के देख लीजिएगा, ठीक है। और संतुष्ट हो लीजिएगा जो सारा डाटा डाले हैं सही है, उसके बाद ही उसको सबमिट कीजिएगा। ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है तो वो लोग ईमेल आईडी बना लेंगे और मोबाइल नंबर अपना रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब सारा कुछ सुरक्षित रखें, क्योंकि बाद में इसका यूज होगा। इसमें बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन भी लिया जाएगा और आइरिस कैप्चर भी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि इम्पर्सोनेशन, यानी कि अगर कोई गलती करता है अपनी जगह पे किसी और को बैठा के एग्जाम दिलवाएगा तो उस समय पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा बायोमेट्रिक वाला, और आइरिस आंख का स्कैनिंग होगा, तो वो मैच किया जाएगा काउंसलिंग के समय। अगर गलती पाया जाएगा तो जेल तय है। इसलिए ये सब गलत नहीं करना है। उससे ज़्यादा जरूरी है हम एफर्ट लगाएंगे कि हम अच्छा से तैयारी करके हम खुद जाएँ। उसके बाद जो है कंडीशन की भाई उम्मीदवारी की जो है अहर्ता, वो सारी की सारी आयोग पे डिपेंड करती है, तो जाहिर सी बात है। तो ये वेबसाइट है, ठीक है, ये आपका डेट है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये फॉर्म भरने के बाद फॉर्म अपने पास सुरक्षित रखेंगे, इसको आयोग को भेजने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर कट लिख दिया गया है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और चलिए, ये अब आप लोग तैयारी करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो BPSC के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि इसका फर्दर स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो हम वीडियो से ला के हम लोग बताते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग BPSC का भी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी फॉर्म भरें तो ज़्यादा बेहतर है, ये मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़िए मन लगा के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।